पानी डालते हैं, आपने दूध पिया है और आपने चोरी की है मेरी, आप लोग बताते नहीं थे। हम बताते नहीं, हम यही कहते थे हमने नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। जब तक हम मानते नहीं थे तो हमें मारते जाते थे। गरम पलटी लगाई थी, गरम जो चमचा होता है वो लगाया, लेके पीछे पीठ पे, और ये देखें चमचा मारा मुझे यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम माशरे के उस बदनुमा चेहरे की बात करेंगे जो कि हमारे खूबसूरत मुस्तकबिल को तारीक करने पे तुला हुआ है। चाइल्ड लेबर। हम बात तो करते हैं कि चाइल्ड लेबर मुल्क में नहीं होनी चाहिए। साल में एक दिन चाइल्ड लेबर डे भी मनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे बच्चे हैं जो हर रोज़ मुख्तलिफ घरों में मारे खाते हैं, तशद्दुद बर्दाश्त करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके वालिदैन उनका बोझ नहीं उठा सकते और बहुत कम उम्री में उनको किसी दुकान पे मुलाजमत पे डाल देते हैं, किसी बड़े से घर में उनको भिजवा दिया जाता है कि कुछ पैसे कमाने के काबिल हो जाएं ये बच्चे। किसी वर्कशॉप पे उनको काम पे लगा दिया जाता है, वर्कशॉप पे, होटल्स पर उनके उस्ताद, उनके मालिक उनको हर रोज़ ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर उनका इस्तेहसाल किया जाता है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बल्कि ज़हनी तौर पर भी उनका बचपना छीन लिया जाता है। ये वही बच्चे हैं जो वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं। आज इस माशरे की इस बदनुमा चेहरे की अक्कासी करने के लिए दो किरदार मेरे साथ मौजूद हैं। इन दो किरदारों से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी। इनके साथ क्या हुआ, इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी में आप तक पहुंचाऊंगी। सत्तू कतला के इलाके में ये दोनों बहन भाई किसी के घर में काम करते थे। वहाँ पर इनके ऊपर क्या क्या जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, फिर इन्होंने अपने आप को किस तरह से वहाँ से निकाला, किस तरह से अपने आप को बचाया और अब ये क्या चाहते हैं, सारी सूरत हाल पे बात इन्हीं दोनों बच्चों से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक। आप ठीक हैं? आपका नाम क्या है? इरम फयाज। इरम फयाज हैं जी। आप कैसे हो? अल्लाह आप भी ठीक है जी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मोहसिन फयाज। मोहम्मद मोहसिन है और इरम फयाज हमारे साथ है। आप दोनों बहन भाई? जी। अच्छा, और कहाँ से आए आप? हम आए मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ में ही रहते हो या आगे कोई गांव है आपका? ये है रक्षा दीवान वाले साइड पे। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ से आगे। मुजफ्फरगढ़ से आगे है। कितने साल हो गए बेटा आपको लाहौर आए हुए? 4 साल। 4 साल हो गए हैं। और 4 साल से कहाँ रह रहे हो? मैं यही लाहौर में ही रही थी। मेरा भाई पहले मुल्तान में रहता था और कोई इसको 7 महीने हो गए क्योंकि बाजी की बेटी हुई है, तो मेरे से इतना ज़्यादा काम नहीं हैंडल किया जाता था, तो उन्होंने इसको बुलाया मेरी मदद के लिए। मेरे भाई की पहले यह हालत नहीं थी। मुल्तान में मारते थे ज़रूर, लेकिन इस तरह हालत नहीं गलत की। और मार तो चपेट तो इंसान इसलिए मार देता है कि इंसान की तरबियत की जाती है। माँ बाबा वालिदैन भी मार देते हैं और इसलिए इसको मारा गया। लेकिन जब ये यहाँ आया मेरी तरह ही मार खाता था, मुझे देखता था, कहता था तुम्हारी तो बर्दाश्त से बाहर हो रहा, हम क्या करें अब। मैंने इसको कहा हम अभी बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त करते गए, हम साल हो गया, 1.5 साल हो गया, फिर 3 साल हो गया। मुझे तो 3 साल हो गए थे, ये अभी आया 6 महीने पहले। तो इसने मुझे कहा बेटा 3 साल हो गए हैं, आपको मार क्यों पड़ती थी? क्या कहते थे वो लोग आपको? हर छोटी छोटी बात पे मारने लग जाते थे। कहते थे आप लोग ने ये किया, आप लोग ने वो किया। आप कोई गलती करते थे, क्यों मारते थे? गलती छोटी छोटी गलती हो जाती है, वो हर छोटी छोटी गलती पे मारने लग जाते थे। कहते थे आप लोगों ने गलत किया और क्यों किया। और कहते थे आप लोग चोरी करते हो, हमने कभी चोरी नहीं की। हमारी अम्मी को कहते हैं कि ये लोग चोरी करते हैं, तुम्हारा एहसास नहीं करते, तुमने ये औलाद क्यों पैदा की। पता नहीं अम्मी को पता नहीं क्या क्या कहते रहे। फिर अम्मी ने हमें परसों वाले दिन समझाया कि ना करो ना करो। उससे अगले दिन हम भाग गए क्योंकि हम अपनी अम्मी को कुछ बता नहीं सकते थे कि क्या बताते हैं। ना अम्मी हमारी सुन सकती थी और साथ ही वो बैठी होती थी और हम कुछ बताते नहीं थे। हम चुप करके अम्मी कहते थे ठीक है ठीक है ठीक है, आपको आइंदा शिकायत नहीं मिलेगी। उसके बाद पता नहीं हमारे गाँव में कितनी ज़्यादा बदनामी लगाई गई। कहते हैं कि इन लोगों ने जब हम भागे, कहते हैं 5 तोला सोना उठाया, 50,000 उठा के भागे और हमने 1 रुपया भी हम अपने इवन कपड़े भी नहीं उठाए। उनके कपड़े भी पड़े रहे इनके पास ही। वैसे ही आ गए? वैसे ही भाग पड़े।
आप कितनी देर हो गई इधर हो मुझे हो गए 4 साल। काम करते हुए? जी पहले मुल्तान में काम कर रहे थे आप? जी अच्छा, वहाँ कैसा था रवैया लोगों का आपके साथ? ठीक था, लेकिन वो मारते कूटते थे, लेकिन थोड़ा बहुत कूटते थे। अच्छा। जी। और अभी लाहौर में 7 महीने से हो, बहना बता रही है, इरम बता रही है? जी। अच्छा। 7 महीने से रह गई हूँ, लेकिन इसके साथ ही मार खाता था। कहते हैं इतनी छोटी मोटी गलती हो तो हम मारेंगे। अच्छा, क्या काम क्या क्या करते थे घर में आप वहाँ? सफाई करता था, बर्तन धो देता था, तो इसके साथ कपड़े भी धुलवा देता था। अच्छा। जी। हाँ। और छोटा मोटा और कोई काम होता है वो भी करवा देता हूँ। अच्छा, तो फिर काम तो आप सारे कर रहे थे, तो फिर मारते क्यों थे? ये इसलिए मारते थे, कहते हैं ये दूध पिया है, ये दूध में पानी क्यों डाला है। अच्छा। हम दूध में पानी भी नहीं डालते थे, जरा इनका दूध वाला आता है ना। हाँ। इतना पतला दूध देता है। अच्छा। कहते हैं ये दूध के अंदर आप लोगों ने पानी डाला है। अच्छा। तो हम दूध के अंदर पानी नहीं डालते, उनके फ्रिज से टिप टिप करके पानी गिरता है। अच्छा। उनकी फ्रिज से। हाँ। कहते हैं ये पानी क्यों डाला है दूध के अंदर। ठीक है। तो फिर कहते हैं ये मानोगे तो फिर वो कूटने लग गए थे। कितने लोग थे उनके घर में? 5 लोग थे। 5 लोग थे। दो छोटी बेटी थी। हाँ। एक 6 साल की थी, तो एक 6 महीने की। अच्छा। तो एक मेरी इसकी बाजी है, वो रहती हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कोई अच्छा भी था जो आपका ख्याल करता था, खाना देता था? नहीं। हाँ। कोई भी नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि किचन में जाने की इजाज़त नहीं जब तक हम उठते नहीं। अच्छा। तब उनको नाश्ता देते थे। हाँ। नाश्ता बना के ये किचन से निकल जाती थी। तो कहते हैं किचन में इतना खिलारा क्यों मचाया है। तो किचन में इतना खिलारा हो जाता है ना, बंदे से जड़े नाश्ता बनाए, लेकिन कहते हैं इतना किचन में खिलारा क्यों है। अच्छा। तो इसलिए कोई सोटी तारे चारे उठा ली, कोई टिपड़े मार दी, चमचे उठा लिया, मार दिया। ये चोट कैसे लगी आपके हाथ पे? ये क्या हुआ है? दिखाओ जरा आगे करके, ये देखें जी, ये क्या हुआ है? ये तो बड़ा। यहाँ पे चमचा मारा है उन लोगों ने। किसने मारा? बाजी ने मारा। कौन सी बाजी थी? क्या नाम था? आप क्या कहते थे उनको? बाजी कहते थे हम, वो नाम है इकरा शाहिद। अच्छा, इकरा बाजी है, उन्होंने मारा आपको? जी। और भी चोट लगी है? जी, पीछे कमर पे और ये पीठ पे। कमर पे किसने मारा आपको? बाजी ने मारा। नाजरीन, आप ये देखिए कि ये इस बच्चे को खाना बनाने वाले चमचे से मारा गया है। रॉड हाथ में आता, कोई लकड़ी की स्टिक हाथ में आती, कोई तार हाथ में आती, उन तमाम चीज़ों से इन बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है। आपको खाना भी देते थे? खाने को देते थे, रात को खाना भी देते थे। 5-10 मिनट के लिए हमारे साथ हंसने लग जाते थे, खेलते थे। खेलते भी नहीं थे, बस बात करते थे। अगर हम कुछ ज़्यादा बात कर ले तो कहते थे ओ ये लोग तो ओवर हो गए हैं। वही रवैया किया जाए जो पहले था। इनके साथ मजाक करनी नहीं चाहिए, इनके साथ ये नहीं। उनकी खाला की बेटी है, वो जब भी आती है उनको पता था कि इनके साथ इतना ज़्यादा वो हो जाता है, तो वो मेरे साथ कभी वो किचन में आती थी, मैं उनके साथ मजाक करने लग जाती थी, वो मेरे साथ करती थी। उसके बाद बाजी ने कहा कि आपने इनसे मजाक नहीं करनी, आप ये ओवर हो जाते हैं, तो इससे कोई बात नहीं करनी। आपकी उम्र कितनी है? 12 साल। और भाई की? 14 साल। 14 साल का भाई है और 12 साल की बहन है। ये वो बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान का कानून कहता है कि बच्चों से मजदूरी, मेहनत, मशक्क़त नहीं करवाई जा सकती। जी। हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ था ही नहीं। हम दोनों, मैं पहले भी किसी के घर काम करती थी। अच्छा। कोई मैं 2 साल, मैं बहुत छोटी थी जब मैं किसी के घर काम करती थी। वहाँ भी मारते नहीं थे, लेकिन मैं अपनी अम्मी को कहा मैंने यहाँ नहीं रहना। दूसरी दफ़ा मेरा भाई और मैं यहाँ आए हैं, लेकिन हमने किसी को नहीं बताया कि मैं पहले भी तो बेटा, अम्मी ने आपको क्यों यहाँ भेज दिया? स्कूल क्यों नहीं भेजा अम्मी ने आपको?
स्कूल में जाती थी तो यही मैं 2 क्लास में जाने ही लगी थी। मैंने 1 क्लास के सारे पेपर दे दिए थे। मेरी अम्मी ने कहा कि आप लोग वहाँ चले जाओ, क्योंकि मेरे अब्बू जो हैं वो काम नहीं करते हैं, लेकिन कभी उनका दिल करता है तो करते हैं, वैसे नहीं काम करते। और बस अम्मी ने कहा कि घर में हालात ठीक नहीं है तो आप लोग चले जाओ। मेरी अम्मी को ये नहीं पता था कि छोटे बच्चों को काम के लिए नहीं भेजा जाता। बस उनने इसलिए हमें भेजा। अच्छा, अब अम्मी ने भेज तो दिया है आपको यहाँ पर, कितने पैसे ये लोग अम्मी को देते थे? मेरे ख्याल में 10 से 12, 5,000 मेरा, 5,000 मेरे भाई का। और हमें हमेशा यही बताता थे कि आपकी अम्मी को मैंने 1,000 रुपया 500 ज़्यादा भी भेजा है, क्योंकि आपकी अम्मी गरीब है, लेकिन हमें नहीं लगता। अच्छा, 4 साल पहले छोड़ने कौन आया था आपको यहाँ पर? यहाँ पे नहीं, मेरे ये जो बाजी है ना वो मुल्तान में, उनकी अम्मी मुल्तान में रहती हैं, उन्हीं ने हमें मंगवाया था। अच्छा। मेरी अम्मी ही वहाँ छोड़ने आती हैं। 3 साल पहले हम वहाँ मिले थे। अच्छा, और मुल्तान से अम्मी यहाँ इस घर में नहीं आई, वहीं से आपको ये खुद ही लाए थे? जी। अच्छा, अम्मी फिर मिलने आई? कोई मिलने आया आपको? अभी तक कोई नहीं आया। खुद ही नहीं लेने आए। अच्छा। मेरे चाचू दूध लेने आते थे, उन्हें भेजा हमें। अच्छा, मुल्तान। हाँ, तो जब वो आते थे कोई आया, आपने बताया उन्हें कि हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं होता? फोन पे बात हुई किसी से आपकी? नहीं। हाँ। नहीं, एक दफा हुए थे, हम बता नहीं सकते थे। उनके सामने बैठ के बात करते थे। हाँ। एक दफ़ा नहीं हुई, वो बात करवाते थे। मेरी अम्मी करती थी, हर हफ्ते बात कॉल करती थी, कहती थी कि मैंने अपने बच्चों से बात करनी। मेरी बाजी झूठ बोलती थी, कहती थी हम ऑफिस नहीं है। मैं सामने खड़ी होती थी, मेरे भाई को नहीं, उनको ये नहीं पता था कि मैं इतने साल से रह रही हूँ, मुझे हर चीज़ का पता है, किस तरह वो बात कर रही हैं, किस से क्या कह रही हैं। मैं ये बातें नोट करती थी। अम्मी को कहती थी वो घर पे नहीं है, ऑफिस गए, और फ़ौरन फ़ोन बंद करके कहती थी ऑफिस में है। मुझे पता चल जाता था कि मेरी अम्मी है। मेरे परनाना जो था वो बीमार था, बहुत बीमार था। अम्मी कहती थी तुम लोगों को बहुत याद कर रहा है। मेरी अम्मी ने कहा कि मेरे बच्चों को भेज दो, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा। आखिर मेरे परनाना मर गए, तब भी नहीं भेजा। मेरी अम्मी ने कहा अब मेरी अम्मी 2-3 हफ्ते महीने तबीयत ख़राब थी। मेरी अम्मी ने कहा मेरे बच्चों को भेज दो, हम मिल के क्या पता हम ठीक हो जाएं, क्या पता मेरा परनाना भी अल्लाह ताला उसको भी शिफा दे देता हमारे मिलने से। लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं जाने दिया। अब मेरे चाचू की बेटी की शादी हुई, अम्मी को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया गया कि आप लोगों को पैसों से है, आप लोगों को हमारी अपने बच्चों की ज़िंदगी से नहीं है। ना खुशी में बुलाते हो ना गमी में, कभी आप लोगों ने उनको बुलाया ही नहीं। अम्मी कहती हैं 4 साल से आप कितनी बार मुल्तान गए हो? अम्मी के पास एक दफ़ा भी नहीं गए मुल्तान। आप मेरी अम्मी को पीछे 2 साल से लगे हुए, मेरे बच्चे भेज दो, मेरे बच्चे भेज दो, बच्चे भेज। ये कहती थी हम जब भी मुल्तान आएंगे आपको ही सबसे पहले कॉल करेंगे, क्योंकि मुल्तान हम कोई 5-6 दफ़ा जा चुके, 6-7 दफ़ा जा चुके हैं। हाँ। इनकी भाई की बेटी की बर्थडे थी, यही 2-3 हफ्ते पहले हम मुल्तान से वापस आए हैं, 1 हफ्ता रह के। अच्छा, मुल्तान में आप इनके रिश्तेदारों के घर जाते थे, लेकिन आपको आपके घर नहीं लेके जाते थे? हाँ जी, जहाँ हम रहते हैं उनकी अम्मी के घर जाते थे। वहीं से कॉल करके मेरी अम्मी वहीं हमें मिलने आती थी। 1 दफ़ा ही मिलने आई है मुझे, तो मेरा भाई वहाँ रहता था तो अम्मी उसको मिलने आ जाती। आपके बाल क्यों इतने छोटे छोटे हो गए हैं? उन्हीं ने काटे हैं। क्यों? वो कहते बस ये, उन्हें गुस्से में आके मेरे बाल काट दिया। आपको भी मारा? जी। कौन मारता था? बाजी ही मारती थी घर। किस चीज़ से? हाथ के साथ? तारों के साथ, चम्मच के साथ, जिस तरह मेरे भाई को मारता थी वैसे में। आपका दिल चाहता है स्कूल जाने को, पढ़ने को? स्कूल जाने को भी जाता है, कुरान मजीद भी पढ़ने को दिल चाहता है, हर काम सीखने का भी दिल चाहता है, कुकिंग भी सीखने को दिल करता है, लेकिन किसी काम में कामयाब नहीं हुई अभी तक। अच्छा, अभी तो आप बहुत छोटे हो, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करेगा। स्कूल जाओगे या काम करोगे? क्या करना चाहते हो? स्कूल जाना चाहते हैं। स्कूल जाना चाहते हैं तो अम्मी ने स्कूल पहले सारा काम आता है। मैं नाश्ता तक बना लेती हूँ, पराठा, रोटी। मैं घर मशीन तक खुद लगाती थी उनके घर पे, उनके बच्चे के फीडर बनाना, दूध बनाना। दूध पे इसलिए तो हमारे पे इंजाम लगता था कि हम बनाते थे, मेरा भाई दूध बनाता था, क्योंकि मैं दूध को हाथ नहीं लगाती थी क्योंकि इंजाम लगता था। मैं कहती थी तो वही अपने पर इंजाम लगवा, खुद ही बना दूध। जब भी ख़त्म होता था मैं कहती थी दूध ख़त्म हो गया इशाल का, तो यही बनाता था। अब गाँव जाएंगे और अब अपना पढ़ेंगे, अब इंशाल्लाह हम किसी के घर काम नहीं करेंगे। और मैं अब यही उनके बारे में भी यही कहूँगी कि उनको सज़ा ना दी जाए। मैं हर किसी को यही कह रही हूँ, उनको सज़ा ना दी जाए।
अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे बेटा ये बताइए कि आप फिर घर से कैसे निकले, आपकी किसने मदद की, कैसे आप लोग वहाँ से निकल कर? वो लोग एसी में बैठे थे। हाँ। फिर हमने नाश्ता देके वो एसी में बैठ गए। अच्छा। फिर हम ये और मैं ना हाँ। ये और मैं निकल पड़े वहाँ से। अच्छा। हम बाहर थे। हाँ। वो एसी में थे। हाँ। फिर हम वहाँ से निकल पड़े, हम गाड़ी के पास गए। गाड़ी निकल के वो किसी का घर था, वहाँ पे लेके गए। अच्छा। वो भी अच्छे लोग थे। अच्छा। तो उनके पास लेके गए वो। फिर हम मामू को कॉल की, आपने दादे को नहीं, दादे को कॉल की थी। हाँ जी। किसको की थी आप? मेरे पास ये हमारे घर, उनके घर के साथ कोई औरत रहती थी, वो हमें मुझे खाना देती थी। इसको पता भी नहीं थी, उनके जो काम वाली थी उनकी मेरी दोस्ती थी। अच्छा। उनने मुझे नंबर दिया अपना, और मैंने उस नंबर पे कॉल की। हाँ। उस नंबर पे वाले कॉल की, उनने मेरी बात नहीं सुनी, उनने मुझे पहचाना नहीं। उसके बाद हम उनके घर गए थे, वो अंकल के पास। उनने हमें बिठाया, उनने हमारे से पूछा, फिर उनने अम्मी से बात की। पहले मेरे दादी से बात की, फिर अम्मी से बात की। अम्मी को उन्होंने ये कहा कि आप लोगों के बच्चे घूमे हुए हैं, भाग के आए किसी के घर से, आपके ही बच्चे हैं ना? तो मैंने कहा जी। मेरा मामू वहीं खड़ा था, तो जो लाहौर में ही रहता है, पढ़ता है यहाँ। मेरा मामू वहीं खड़ा था, मेरे मामू ने अपने दोस्त को भेजा और उनने हमें ले गए। और तरसों रात हम वहीं उनके दुकान पे ही रहे थे। और कल पूरा दिन हम भागते फिर रहे थे इसी तरह, जिस तरह आप लोग हमारे से सवाल पूछे, वो लोग भी हमारे से। और कल सुबह हम 12 बजे पहले उनको पकड़ने गए थे जिनने हमारे पे ये किया। 12 बजे नहीं। मैंने अपने मामू को यही मना किया कि आप लोग उनको ना बुलाओ, ना करो, आप चुप करके हमें गाँव ले जाएं। तो बेटा आप ऐसा क्यों चाहते हो? जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, सजा तो उनको मिलनी चाहिए ना। आपको इतनी देर से 4 साल से आपको मार रहे हैं। भाई को देखो कितनी जोर से चम्मच के साथ मारा है, उसकी देखो कितनी तबीयत ठीक नहीं है। आंटी हमारे साथ जो होना था वो हो गया। अब उनकी एक 6 साल की बेटी है, 6 साल की है। और जिस तरह हमें अपने माँ बाप की ज़रूरत है, उनको भी उसी तरह होगी। वो बच्चे हैं, अगर उनने बच्चों के लिए था, अपना माँ बाप सारा कुछ करते हैं ना, तो बस मैं तो अपने मामू को यही कहा। नाजरीन, आप ये बच्चों की गुफ्तगू सुनिए। ये 12 साल की बच्ची है और 12 साल की बच्ची ने 12 सालों में इस सोसाइटी के ज़िंदगी का वो रूप देखा है कि आप इसकी बातों में मैच्योरिटी देखें कि उसको कितनी समझ आ चुकी है लोगों की, हालात की। और इस वक्त वो उस मालकिन के घर से भागे, बाहर निकले, किसी ने मदद की, पुलिस तक पहुंचे, मुकदमा दर्ज हुआ। इस वक्त ये बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद हैं और अपने पेरेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको कोई यहाँ पर लेने के लिए आएगा। बेटा किसी से बात हुई है आपकी? दर्द हो रहा है? जी। किसी ने दवा लगाई इस पे? हाँ जी। किसने? कल डॉक्टर के पास गए थे। अच्छा, डॉक्टर ने फिर देखा, मेडिसिन दी? जी, मेडिसिन दी। हाँ। दवाई लगाई थी, वो लिख के दी है दवाई, हमने ली नहीं है। वो पुलिस के पास पड़ी है पर्ची। अच्छा। दवाई वाली। हाँ। वो अभी हमने यहाँ पे डॉक्टर के पास चेक करवाया। हाँ। वो कहते हैं जो यहाँ पे हम रहते नहीं इधर, वो कहते हैं हम अभी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, पता नहीं कब लेके जाएंगे। हाँ। वो अभी मैंने चेक करवाया, वो कह रहे थे बुखार है। अच्छा, बुखार है जी बच्चे को, और मेडिसिन एक बार ली भी है, अभी फिर डॉक्टर को चेक कराया है। अब आप घर जाना चाहते हो? जी। किसी से बात हुई है कल में, आज की, दादा से, मामा से, जिससे आप बात कह रहे हो, अम्मी से? किसी भी नहीं हुई। किसी से बात नहीं हुई? आपने कहा किसी को कि हमारी बात करवाएं? जी। कहा किसी से बात करवाने के लिए? जिनने कल हमें तसल्लियाँ दी, कहते हैं कि आपको वहाँ कॉल भी करवाएंगे, वहाँ आपके मामू 10-12 बजे तक आ भी जाएंगे। हाँ। पहले तो हम रोने लग गए, हमने कहा हमने जाना ही नहीं है, अपने मामू के साथ ही जाएंगे। कहते हैं आपके पीछे वो बाइक पे आ रहे हैं। हम पूरी रात वेट करते रहे उनका। आप बेटा आना क्यों नहीं चाह रहे थे? क्या डर रहे थे? आपके दिल में क्या डर था? क्यों नहीं आना चाह रहे थे? हम बस यही चाह रहे थे कि अपने गाँव ही चले जाएं, अपने मामू के साथ ही रहें। जहाँ हमारे मामू जाएंगे हम वहीं जाएंगे।
हम इधर नहीं आए, हम पहले ही डरे हुए थे। हमने कहा हम इधर जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, किस तरह हमें रखेंगे, बस इसलिए। और उनने हमें कहा था कि आपकी फ़ोन पे भी बात होगी। नाज़रीन, आप ये देखिए कि ये बच्चे इतना डर चुके हैं कि कल जब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम भी इनको लेने के लिए पहुंची या फिर पुलिस कस्टडी में थी, बच्चों का मेडिकल करवाया गया है, तो ये डर रहे थे। वो जहन में खौफ था कि खुदा ना खास्ता एक मुसीबत से निकले हैं, कहीं अगली मुसीबत में ना फंस जाएं, किसी ऐसे घर में हमें दोबारा ना भिजवा दिया जाए कि हमने पहले ही तशद्दुद से जान छुड़ा के निकले, फिर कहीं पे ना फंसा दिया जाए। तो इसी तरह के ये डर थे बच्चों के जहन में, और अभी तक वो बच्चे अपनी बात पे कायम है कि हमारे मामू को बुलाया जाए, हमारे घर वालों को बुलाया जाए, और हम बस अपने घर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। मजीद भी बात करेंगे इस सारी सूरत हाल पर, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इन मासूम बच्चों के साथ क्या हुआ, किस तरह से हुआ, वो तो हमने आप तक पहुंचा दिया है। अब जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी अभी तक की अपडेट्स क्या हैं, बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ुनैरा इलियास हमारे साथ मौजूद है। ज़ुनैरा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मुकदमा दर्ज हो गया है, दफ़ात कौन कौन सी लगी हैं, और इस वक्त अपडेट आपके पास क्या है? आगे देखें तो कल ही जो है FIR लॉन्च करवा दी गई थी। 6:40 पे जो है ये बच्चों के वो जो मामू हैं वो वहाँ पर पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, और जब बच्चों का मेडिकल करवाने के लिए इनको जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था तो उससे पहले ही FIR जो है वो लॉन्च करवा दी गई थी। थाना ग्रीन टाउन का जो है पुलिस स्टेशन वहाँ पर, और जो दफात लगाई गई हैं वो PDNC एक्ट के तहत जो है 311 वो लगाई गई है कि छोटी उम्र के बच्चों को जो हम मुलाजमत करा रहे होते हैं उसके ख़िलाफ़ जो है फ़िलहाल इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने एक मज़ीद दरख्वास्त दी है, वो जिसमें ये बताया गया है कि दरख्वास्त में कि वालिदैन के ख़िलाफ़ हम लोग FIR करवाना चाहते हैं। दरख्वास्त कल दे दी गई है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के तहत। अभी सिर्फ घर के जिस घर में ये बच्चे काम कर रहे थे वो मियाँ बीवी के ख़िलाफ़ जो है FIR ताहाल करवा दी गई है, लेकिन एप्लीकेशन भी दी गई है। कल इनके माँ बाप जो हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कोर्ट में पेश होंगे, और उसके बाद जो है पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो करवाएगा उनके बयान के बाद। एप्लीकेशन ऑलरेडी दे दी जा चुकी है, और उसके बाद अब बस FIR करवानी बाकी है, तो इनके माँ बाप के ख़िलाफ़ भी अब एक्शन लिया जाएगा। ताकि मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने कहा कि जो जिन्होंने बच्चों पे तशद्दुद किया, जिस घर में रहते थे, उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। अब बच्चों के वालिदैन में अपने छोटे बच्चों को काम पे क्यों भेजा, अब उनके खिलाफ भी होगा। माजी में भी हमने देखा कि इस तरह की बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती रही हैं। फ़ायदा क्या होता है, नताइज क्या निकलते हैं? फ़ायदा और नताइज फ़िलहाल हम सोसाइटी में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इसी तरह ये होता है कि जी हमें एक दफ़ा वार्निंग दे दी जाए, हमें इस दफ़ा जाने दिया जाए, हम आइंदा इन बच्चों से काम नहीं करवाएंगे। लेकिन ये सिर्फ कहा जा सकता है कार्रवाई को रोकने के लिए सिर्फ ये एक स्टेप होता है माँ बाप का, या जो ऑनरशिप उस टाइम ले रहा होता है बच्चों की, चाहे वो चाचू होते हैं या मामू होते हैं। लेकिन उसके बाद वही बच्चे हमें मुख्तलिफ जगहों पर फिर से विक्टिम बने दिखाई देते हैं। जब तक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अपने रिड स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा, जब लोगों को वाकई में ये पता हो कि हम ये काम करेंगे और हमें ये सज़ा मिलनी है, चाहे वो माँ बाप हैं, सगा है या सौतेला है, क्योंकि इस केस में भी हम लोगों ने देखा कि जो वालिदैन हैं वो 4 साल से बच्चों से मिले ही नहीं है, और ना उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है। बस उन्हें ये पता था कि 5,000 आ रहा है और 10,000 मतलब दोनों बच्चों का आ रहा है। पहले 5,000 के वर्थ में ये बच्ची काम कर रही थी, जिसको सपोर्ट करने के लिए क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था तो बेटे को भी भेज दिया गया। 10,000 महीना घर जा रहा है, दैट्स ऑल। माँ बाप ने अपनी सिर्फ ये जिम्मेदारी समझी कि हमने पैदा कर दिया और हमें एक सोर्स ऑफ इनकम मिल गया, और सिर्फ इसी हद तक शायद उनकी अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे। इससे पहले भी अगर परसों का केस देखें तो सगा बाप था और सौतेली माँ है, बच्चों के हाथ बांधे हुए हैं, वो भी बच्चे पे तशद्दुद है कि वो बच्चा इस हद तक मजलूम हमें उस वीडियो में दिख रहा है कि वो खाने के लिए तरस रहा था लेकिन उसे खाना नहीं दिया जाता था। तो ये तो मेरा ख्याल है कि हर तीसरे घर को खटखटाए ना तो हमारे पास एक विक्टिम बाहर आ सकता है। लेकिन हम हुकूमती इदारे अगर देखें तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही बेबसी का शिकार हैं। बिल्कुल, हमारे पास देखो सोशल वेलफेयर के इदारे हैं, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बनाया गया है बच्चों की हिफाजत के लिए, लेकिन उसके बावजूद हर गली मोहल्ले में वर्कशॉप पे, होटल पे, ढाबे पे, किसी के घर में छोटा बच्चा हमें नजर आता है।
मेरा ख्याल है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी या जो मैं यही कहूँगी कि वो जो NGOs जो बच्चों के राइट्स पे भी काम कर रही थी, वो सिर्फ उनका यही काम होता है कि एक अच्छे से होटल में एक शानदार सी कॉन्फ्रेंस करवा लें, बड़े बड़े स्पीकर करा लें फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस इज़ नथिंग कि जब तक हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि सोसाइटी उससे कुछ सीख रही है या नहीं सीख रही है। हम लोग सिर्फ एक अवेयरनेस कैंपेन चला देते हैं, जैसे कि ब्यूरो ने भी हमें कहा कि जी हम पिछले 3 साल से एंटी बैगरी कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन कैंपेन तो हम तब तक नहीं देखेंगे ना रंग लाती हुई जब तक हम लोग कोई लॉ स्ट्रांग नहीं करेंगे। हम ये नहीं समझ रहे होंगे कि अब हमने बहुत सिखा लिया, अब ये देखने की बारी है कि किसी ने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। इसी तरह से बच्चे चाइल्ड लेबर इस पे काम कर रही है, डिफरेंट NGOs काम कर रही हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो काम कर रहा है, फिर अब पुलिस डिपार्टमेंट इटसेल्फ ये काम कर रहा है कि एंटी बैगरी कैंपेन भी चला रहा है, और इस तरह के तशद्दुद में भी इनका चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से कोलैबोरेशन हुआ हुआ है। DIG साहब ने कहा है कि हमारी आपको फुली सपोर्ट है, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं हर दिन 1 या 2 केसेस सामने आते हैं। उसके बावजूद मतलब लोग बिल्कुल डरना छोड़ गए हैं शायद कि ना पुलिस कुछ कर सकती है, एक दरख्वास्त देंगे, बेल हो जाएगी और उसके बाद हम फिर बाहर आ जाएंगे। ये बच्चे काम नहीं करेंगे तो कोई और बच्चा काम कर रहा होगा, और वो भी सेम इसी तरह से विक्टिम बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सज़ा नहीं है। जब तक हम सज़ा नहीं देंगे 1-2 लोगों को, जैसे हम सोशल प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छी तरह से हर कोई यूटिलाइज करा है, किसी एक बंदे को भी सज़ा हो जाएगी ना, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी एक ये लेसन मिल जाएगा लोगों को कि हाँ भाई सज़ा मिलना शुरू हो गई है, तो अब हमें ये काम नहीं करना है। हम लोग दुकानों पे देखें तो बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनको इतने हैवी चीज़ें उठाने का कह दिया जाता है जो कि उनकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा होती है। और घरेलू मुलाजिम को तो लोग ये समझते हैं, मेरा ख्याल है कि अपने पालतू कुत्तों से भी ज़्यादा प्यार कर रहे होंगे। उसको भी एक अच्छे सोफे पे बिठाएंगे, उसका टाइम से खाना देंगे, और उसकी एक इतनी हैवी जो प्राइस की फीड होती है वो भी उसको दे रहे होते हैं। ये बच्चों से भी हमने जब बात की तो उनका यही कहना था जी कि हमें खाना नहीं देते। और देखें क्या इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे बच्चों को दूध नहीं देते थे, दूध में पानी डाल के देते थे और दूध खुद पी जाते थे। और आप ये देखें कि अगर आप फॉर द सेक ऑफ अगर वो ये काम कर भी रहे थे तो क्यों कर रहे थे? अगर आप उन्हें एक कप या एक गिलास दोनों को दूध दे दें और उन्हें कहें कि भाई ये आपका है और ये हमारा है, तो वो ये ऐसी हरकत करेंगे ही नहीं। और मतलब ये तो बेबुनियाद इल्ज़ाम है ना। बिल्कुल, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जुरैरा ने बड़ी अच्छी अक्कासी की है कि कई साल हो गए हैं और हर गुजरते साल के साथ बच्चों के साथ काम करवाने का रुझान, बच्चों के ऊपर तशद्दुद होने का रुझान बढ़ता दिखाई दे रहा है, कम नहीं हो रहा। अब इस सारी सूरत हाल पर हमारे जो माशरे के तरह के बच्चे हैं, इनके जहनों पे ये तमाम चीज़ें कितना गहरा नक्श छोड़ती हैं। बात करेंगे, साइकेट्रिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे जानेंगे कि किस तरह से सोसाइटी के रवैयों को बदला जा सकता है। नाज़रीन, राबिया यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं, बच्चों के मसाइल के साथ डील करती हैं और उसके साथ साथ रिहैब उनको करने में हेल्प भी करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। राबिया, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि माशरे में आए रोज़ हम इस तरह के केसेस देख रहे हैं कि घरों में बच्चों को मुलाजमत पर रख दिया जाता है, फिर उसके बाद उन पर मारा पीटा जाता है, तशद्दुद किया जाता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि वालिदैन किस तरह से अपने बच्चे होने के बावजूद किसी और के बच्चों को तशद्दुद का निशान बना सकते हैं या फिर उन पर इस तरह से जुल्म कर सकते हैं। ये क्या इंसान की नफ्सियात कहा जा सकता है कि है? अस्सलाम वालेकुम। इस टॉपिक पे वाकई ये एक बहुत आयरनी है एक सोसाइटी के अंदर कि औलाद होने वाले जिनके बच्चों अपने पेरेंट्स के पास अपने बच्चे मौजूद होते हैं, उसके बावजूद जब बच्चों को वो लोग रखते हैं तो एक तशद्दुद का शिकार बना के रख रहे होते हैं, हालांकि अपने बच्चे मौजूद होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एक तो सबसे पहले ये है कि पेरेंट्स बिकॉज दे आर देमसेल्फ ह्यूमन, तो उनकी अपनी क्या नफ्सियात है। ठीक है, हमारी सोसाइटी इज़ अ फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी हमें नज़र आती है, टॉलरेंस नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, और दे आर नॉट वेल इक्विप्ड इन डीलिंग विद द। सबसे पहली बात है, दे शुड बी नोइंग कि क्राइम है टू एम्प्लॉय अ चाइल्ड अंडर एज चाइल्ड। तो पहले तो इतनी अवेयरनेस हमारी एजुकेटेड लॉट के अंदर, ज़ाहिर ये अमीर लोग होते हैं, पैसा होता है इनके पास, तो इनके अंदर सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस एज ग्रुप को रखा जाता है और नहीं। 1 नंबर 2 चीज़ ये है कि जब आप इस तरह के बच्चों को अगर आप रख लेते हैं, चाहे वो आपने किसी भी सिचुएशन में रखा होता है, एक तो वैसे भी क्राइम है, नंबर 2 आप उसके ऊपर फिर फर्दर क्राइम करते हैं कि उस पर जुल्म शुरू कर देते हैं। तो हमें एक सोसाइटी के अंदर एक इनटॉलरेंस और एक उसको कहते हैं कि तशद्दुद वाला एक हमें मुआशरा नज़र आता है कि ओवरऑल एक हमारी एक अलमिया है सोसाइटी का। सो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है एट एवरी प्लेटफॉर्म। सबसे पहले
और फिर इस तरह के ज़ाहिर है जब इस तरह के इन्वायरमेंट में एक बच्चा रहता है, सबसे पहले वो पेरेंट्स से दूर होता है, पेरेंटल लव एंड अफेक्शन नहीं होता, देन उसके ऊपर उसके बाद जब तशद्दुद होता है तो एक उसका इन्वायरमेंट बिल्कुल ही बच्चों के नर्चरिंग इन्वायरमेंट तो होता ही नहीं है, किसी तरह से किसी स्टैंडर्ड से नहीं होता। तो फिर डेफिनेटली इस तरह के बच्चे जो है हम देखते हैं कि वो सोसाइटी में एक डिप्रेशन और एक पे फ्रस्ट्रेशन लेके बड़े होते हैं। अच्छा राबिया, मुझे ये बताइए कि अब हमारी सोसाइटी में, माशरे में जज़ा और सज़ा का जो कॉन्सेप्ट है उसे आप कितना स्ट्रॉन्ग देखती हैं, कितना वीक देखती हैं? क्योंकि आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं, मुकदमात भी दर्ज होते हैं, बहुत आसानी से बेल हो जाती है, ना किसी को सज़ा होती है और ना ही कोई इबरत का निशान बनता है, जिसकी वजह से किसी को सबक मिल ही नहीं रहा। अच्छा, इस पे अब मैं तो क्योंकि बिकॉज आई एम साइकोलॉजिस्ट तो मैं इसके ऊपर ऑन साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग पे बेहतर बात कर सकती हूँ। इस पे आपको एक सही ओपिनियन तो लीगल सेक्शंस दे सकते हैं इस पे। लेकिन आप एक सोसाइटी का हिस्सा भी हैं, आप एक शहर की शहरी भी हैं जो हर वक्त अपने आसपास ढाबों पे, किसी दुकान पर, किसी होटल पर, हर जगह चाइल्ड लेबर देख रही है और फिर चाइल्ड लेबर उसी मुल्क में बैन भी है। अच्छा, बीइंग अ सिटीज़न अगर मैं बात करूँ अपनी तो, और बीइंग मतलब बाशऊर शहरी होकर बात करूँ तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत भी है, काम हो भी रहा है, लेकिन डेफिनेटली लूप होल्स आर देयर। कानून बहुत अच्छे हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, लेकिन यह है कि काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, ज़्यादा इसमें विजिलेंस की ज़रूरत है। और हमारा इदारा तो इसके ऊपर जो है वो माशाल्लाह काफ़ी हद तक नोटिस होने से पहले ही बहुत से केसेस पे काम कर रहा होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, और इसके ऊपर फर्दर काम किया भी जा रहा है। लेकिन देयर इज़ अ मैस लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन इट, जो कि हर लेवल पे होनी चाहिए और उसके ऊपर हर स्टेक होल्डर हैज़। ठीक है, अब ये बच्चे जो मालिक की, उस्ताद की मार खा के बड़े हो रहे हैं, ये बड़े होकर इनकी शख्सियत क्या कोई पुख्ता शख्सियत बन सकती है? क्या क्या कमियां रह जाएंगी? ये किस तरह के नौजवान बनेंगे? ये बड़े होकर सोसाइटी को क्या देंगे? अब एक फ्रस्ट्रेटेड यूथ जो होती है, फ्रस्ट्रेटेड चाइल्ड जो होता है, डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन ही उसका आउटकम होता है। तो इसलिए वो इसके ऊपर वर्किंग हुई है, ऑन कॉर्पोरल पनिशमेंट्स के ऊपर लॉज भी हैं और उसके ऊपर यही वर्किंग एक स्लोगन चला है, मार नहीं प्यार। तो वो डेफिनेटली इसलिए था कि इट्स नॉट कंड्यूसिव इन एनी इन्वायरमेंट, वेदर एट होम और एट एजुकेशन लेवल और एट एनी प्लेटफॉर्म इन द सोसाइटी। तो इसके ऊपर डेफिनेटली अवेयरनेस की भी ज़रूरत है और लोगों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ क्यों गलत है ना। बेसिकली द थिंग इज सेंसिटाइजेशन। हम ऑन ह्यूमन राइट्स पे वैसे भी बहुत सी जगहों पे जो है सोसाइटी काफ़ी पीछे है, सिर्फ कानून की बात नहीं, एज अ सोसाइटी भी वी आर फार बिहाइंड। तो डेफिनेटली उसी का पार्ट चाइल्ड भी है। तो जब जैसे कि ह्यूमन राइट्स में चाइल्ड भी शामिल है तो डेफिनेटली इट वुड टेक टाइम और इस पर काम हो रहा है, एंड मीडिया के साथ बल्कि एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, बिकॉज मैस अवेयरनेस जो है इसको किया जाना चाहिए इस पर। अभी क्या क्या देख रही हैं? अवेयरनेस कैंपेन्स हम देखते भी हैं और मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी ये मालूम ना हो कि बच्चे को मारना मना है या फिर बच्चे को मारना ठीक नहीं है, बुरी बात है। क्या करने की ज़रूरत है? क्या होना चाहिए कि सोसाइटी में कुछ बेहतरी आ सकती है? पहले इसमें किसी एक इंस्टीट्यूट का तो रोल नहीं है, इसमें डेफिनेटली सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, सिविल सोसाइटी भी, गवर्नमेंट भी, NGOs भी, यूनिवर्सिटीज़ भी। तो ये हो भी रहा है और इट शुड वर्क अपॉन, इसी तरह होता रहना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राबिया यूसुफ हमारे साथ मौजूद रही हैं और गुफ्तगू हमारे साथ कर रही थी, बता रही थी कि किस तरह से मुआशरे में अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने 2 मासूम नन्हे बहन भाइयों की दुख भरी दास्तान तो सुनी है, लेकिन ये 2 मासूम बहन भाई मुआशरे के उन तमाम बच्चों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो कि किसी न किसी घर में, किसी न किसी होटल में, किसी ढाबे पर, किसी वर्कशॉप पर, किसी दुकान पर, कहीं ना कहीं हर रोज़ बेचारे रोज़ मार खाते हैं और अपने घरों के छोटे होने के बावजूद बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां छोटी उम्र में निभा रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल का हल सिर्फ ये है कि चाइल्ड लेबर के कवानीन तो मौजूद है लेकिन उन पे इम्प्लीमेंटेशन होना अभी बाकी है। और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ भी इस तरह के मुल्ज़िमान हैं जो बच्चों पे तशद्दुद करते हैं और कमसिन बच्चों से मजदूरियाँ करवाते हैं, उनको काम पे रखते हैं, उन मुल्ज़िमान को पकड़ा जाए और उनको सज़ाएँ दी जाएँ। इसके अलावा सोसाइटी में इस पैदा होने वाले बिगाड़ का कोई हल नहीं हो सकता। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।